Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो ये कक्षा है DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए S4 जिसका नाम हो जाता है स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत हम लोग इकाई 3 देख रहे हैं. इकाई 3 में एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ. जीवन के भौतिक जगत के उद्देश्य का विवरण दीजिए. तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं जीवन के भौतिक जगत के उद्देश्य. तो यहाँ पर कहता है कि जीवन के उद्देश्यों के बारे में व्यापक विचार किया जाए तो संपूर्ण संसार की गतिविधियाँ में संलग्न रहता है. कहता है कि प्रथम प्रकार की गतिविधियाँ भौतिक जगत से क्या होती है, संबंधित होती है. पहला गतिविधि किससे होती है, भौतिक जगत से. इन गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य मानव सुख एवं विकास के लिए मार्ग तैयार करना. यानी भौतिक का पहला उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का मानव सुख और विकास के लिए क्या तैयार करना, मार्ग तैयार करना. इन लौकिक जगत को इस सामान्य रूप से में सत्य माना जाता है. इसलिए प्रथम प्रकार की गतिविधियाँ भौतिक जगत से क्या होती है, संबंधित होती है. तो पहला गतिविधि क्या हो जाता है, भौतिक जगत. यहाँ पर कहता है भौतिक जगत के अंतर्गत पहला आपका कहता है कि भौतिक जगत क्या हो जाता है. भौतिक जगत के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को सुख बनाना, सुखी बनाना एवं विकास के लिए मार्ग तैयार करना. आगे कहता है कि इसलिए प्रथम प्रकार की गतिविधियाँ भौतिक जगत से क्या होती है, संबंधित होती है तथा मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य यानी मनुष्य के जीवन में जो भी मनुष्य क्रिया यानी जो कार्य करता है उसका उद्देश्य इस भौतिक जगत को क्या करना, सर्वोत्तम यानी कि अच्छा उत्तम बनाना है. वर्तमान समय में अनेक वैज्ञानिक, कलाकार, अर्थशास्त्री एवं वैज्ञानिक अपनी क्षमता का प्रयोग करके इस संसार को क्या बनाया, भव्य बना दिया यानी कि बहुत बड़ा बनाया, देखने लायक. इस प्रकार इस लौकिक जगत का निर्माण एवं इसको सर्वोत्तम बनाना ही मानव जीवन का क्या है, उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य कहता है दूसरी प्रकार की क्रियाएं पारलौकिक जगत से संबंधित होती है. तो पारलौकिक क्या होती है, चलिए उसको देखते हैं. तो पारलौकिक में कहता है जिसमें ईश्वरीय सत्ता को निपुण एवं सगुण रूप में स्वीकार किया जाता है. यानी ईश्वर की देन. विज्ञान एवं समाज कितना भी आगे बढ़ गया परंतु वह ईश्वरीय सत्ता को पूर्णतः नकार नहीं सकता. यानी कि ईश्वर की जो चीज़ है उसको नकारा नहीं जा सकता है. लाख हम कितना भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ईश्वर के सत्ता को नकार नहीं सकता है. जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जो कि ईश्वरीय सत्ता का आभास कराते हैं. जैसे एक अपराधी व्यक्ति संत पुरुष को देखता है तो नतमस्त हो जाता है. गाय एवं बछड़े के प्रेम को देखकर एक कसाई उसको मारने का निर्णय क्या करता है, बदल देता है. तो ये सब क्या है, ईश्वरीय सत्ता है. इस प्रकार दया एवं करुणा का भाव एक अपराधी हृदय में उत्पन्न होना ईश्वरीय सत्ता का आभास कराता है. इस प्रकार दूसरी प्रकार की गतिविधियाँ परलौकिक जगत, मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति से संबंधित हो सकती है. इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य दो प्रकार की गतिविधियों से संबंधित हो सकता है. अतः मानव जीवन के उद्देश्य को निम्नलिखित दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है. पहला आपका कहता है भौतिक जगत संबंधी उद्देश्य, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट, जो कि मैं आपको बता रहा था भौतिक जगत उद्देश्य. तो इसको दो भागों में बांटा गया. तो हमको पहला भाग हम लोग देखते हैं भौतिक जगत उद्देश्य क्या है. तो यहाँ पर कहता है भौतिक जगत उद्देश्य में कहता है कि भौतिक जगत का आशय इस संसार से होता है. यानी कि यह संसार ही क्या है, भौतिक जगत है. इसका दर्शन हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं यानी कि एकदम देखकर. जब हमारा जन्म इस भौतिक संसार में हुआ तो हमारे जीवन के उद्देश्य भी इस भौतिक संसार से संबंधित होनी चाहिए.
इस भौतिक संसार की संरचना भी पूर्णतः सरल एवं स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण अपनी बुद्धि के अनुसार किया जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना जीवन का जो उद्देश्य करता है या अपना निर्वाहन करता है अपने बुद्धि के अनुसार करता है। एक समाजशास्त्री मानव जीवन का उद्देश्य सामाजिक विकास को मानता है। वही एक दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र दार्शनिक मानव जीवन के उद्देश्य को तर्क, चिंतन एवं कल्पनाओं के लोक में पहुंचा देता है। अतः मानव का कार्य एवं व्यवहार वर्तमान एवं भौतिक जगत से क्या है? संबंधित है। तो इससे पृथक सत्ता को एवं मानव जीवन के उद्देश्यों के तर्क संगत नहीं माना जा सकता है। लौकिक जगत संबंधित उद्देश्य का वर्णन अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहता है, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कहता है कि भौतिक जगत यानी भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य क्या है? दर्शन प्रत्यक्ष रूप से है। यानी कि इस संसार से जो कि यहाँ पर हम लोग जन्म लिए हैं, व्यक्ति अपना जन्म लेने के बाद अपने उद्देश्य जो भी उसका उद्देश्य होता है जो वह अपने बुद्धि के निर्धारण के अनुसार करता है, अपने उद्देश्य के अनुसार करता है। अब यहाँ पर कहता है लौकिक जगत संबंधी उद्देश्य, तो वो क्या कहता है? कहता है इसके अंतर्गत इसके अग्रलिखित रूप यानी कि निम्नलिखित रूप हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला कहता है समाज विकास संबंधी उद्देश्य। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि जिस समाज में व्यक्ति का जन्म होता है उस समाज के लिए उसके कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि व्यक्ति का जो समाज के अंतर्गत उसका जन्म होता है वह उसी के अनुसार अपना कर्तव्य या दायित्व निर्धारण करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि उसको अपने राष्ट्र समाज के विकास के लिए कार्य करने चाहिए। चाहे व्यक्ति किसी भी समाज में जन्म ले, उसका अपना दायित्व है। प्राथमिक स्तर से ही बालकों को यह शिक्षा दी जाती है कि उसके समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए कुछ क्या है? कर्तव्य है, जिनका पालन उनको अपने प्राणों का त्याग करके भी करना चाहिए। प्रार्थना करते समय एक बालक कहता है, इसी प्रकार अनेक कवियों एवं समाजशास्त्रियों का मानना है कि जिस राष्ट्र एवं समाज के हम नागरिक हैं उस समाज राष्ट्र के हित में ही हमको सारा जीवन लगा देना चाहिए। क्यों? इस प्रकार का जीवन ही उद्देश्यनिष्ठ एवं प्रयोजन युक्त जीवन माना जाता है। इस प्रकार मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विकास, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक हित को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं ही एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे है? यह उसका कैसे है? तो मनुष्य का जन्म एक समाज में होता है, वह उसी में रहता है, उसी में पलता पोसता है, उसी में बड़ा होता है। यानी कि जीवन का अपने सारे कार्य वो उसी के अकॉर्डिंग करता है। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना जाता है। मानव की संपन्नता की कल्पना समाज से पृथक होकर कभी नहीं की जा सकती है। ये पहला था आपका क्या? लौकिक जगत संबंधी उद्देश्य। दूसरा कहता है शारीरिक विकास संबंधी उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के अनुसार। यहाँ कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को सिद्धांत एवं आदर्शों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी उपस्थिति प्रचुर मात्रा में है, लेकिन खेल के मैदान एवं व्यायामशालाओं की आवश्यकता है जिनमें देश के लिए बलिष्ठ एवं शक्तिशाली नागरिक तैयार हो सके। यानी शारीरिक संबंधी विशेषता के उद्देश्य के बारे में कह रहा है। एक दूसरे विद्वान ने यह भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि देखिए हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे अंदर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। इसलिए मानव का प्रथम उद्देश्य अपने शरीर को बलशाली एवं शक्तिशाली बनाना है। क्यों? क्योंकि इसकी आधार पर ही वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपयोगी कार्यों को क्या कर सकता है? संपन्न कर सकता है। वर्तमान समय में विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से योग एवं विभिन्न प्रकार की शारीरिक अभ्यास संबंधी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। यानी कि देखिए जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है? योग कराया जाता है, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। क्यों? ताकि वो स्वस्थ रहे। इससे बालक प्राथमिक स्तर से ही शारीरिक विकास के महत्व को समझता है। हमारे धर्मशास्त्रों में शरीर के स्वस्थ एवं विकास से संबंधित प्रमुख उपाय के रूप में योगाभ्यास को समझाया गया है। इसलिए यहाँ कहता है इसलिए मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक
विकास एवं शारीरिक स्वस्थता है। क्यों? क्योंकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद ही मानव अपने कर्तव्यों का पालन उचित रूप से कर सकता है। तो ये दूसरा था शारीरिक विकास संबंधी उद्देश्य। तीसरा कहता है सर्वांगीण विकास संबंधी उद्देश्य। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि सर्वांगीण विकास का उद्देश्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली की प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके अंतर्गत मानव जीवन का उद्देश्य किसी एक तथ्य से न होकर विभिन्न प्रकार के तथ्यों से हो जाता है, यानी सर्वांगीण विकास संबंधी के अकॉर्डिंग कहता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत एक पूर्ण मानव एवं पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना की जाती है। सामान्यतः इस उद्देश्य पर विचार किया जाए तो यह एक कठिन कार्य है कि मानव को सभी क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा पर पहुंचाया जा सके, परंतु यह एक असंभव कार्य भी नहीं है। बालक को प्राथमिक स्तर से ही विभिन्न उपयोगी एवं आवश्यक पक्षों का ज्ञान प्रदान किया जाए। क्यों? ताकि वह एक योग्य एवं विकसित नागरिक के रूप में अपने को क्या कर सके? प्रस्तुत कर सके। इसलिए इस उद्देश्य को मानव जीवन के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कौन से उद्देश्य को? सर्वांगीण विकास संबंधी उद्देश्य को। इसमें मानव जीवन की समग्रता को स्वीकार किया जाता है तथा सर्वांगीण विकास के जीवन के प्रमुख पक्षों को समाहित किया जाता है। ये था तीसरा नंबर। चौथा उद्देश्य कहता है अधिगम संबंधी उद्देश्य। अधिगम ना क्या होता है? लर्निंग, यानी सीखना। यहाँ कहता है माय डियर स्टूडेंट, अधिगम संबंधी उद्देश्य एवं प्रयोजन को मानव जीवन में प्रमुखता के साथ स्वीकार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे विकास की प्रक्रिया सीखने पर क्या होती है? आधारित होती है। यानी कि देखिए, जो हमारा विकास की प्रक्रिया होती है, व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्या करता है? कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो वही कहता है हमारे विकास की प्रक्रिया सीखने पर क्या होती है? आधारित होती है। घर परिवार से लेकर विद्यालय अवस्था तक प्रत्येक छात्र में यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक क्या करे? सीखने का प्रयास करे। शिक्षकों एवं अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बालक के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे बालक का अधिगम स्तर उच्च हो सके, यानी कि बालक कुछ अच्छी चीज़ को क्या कर सके? सीख सके अपने अनुसार। उस विद्यालय एवं शिक्षक को सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें, ये तो चौथा पॉइंट। पांचवा कहता है मानसिक विकास संबंधी उद्देश्य। इसके अकॉर्डिंग कहता है कि मानव का शरीर कितना ही बलिष्ठ एवं शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसका मानसिक विकास न्यून होता है यानी जीरो होता है तो वह अपने जीवन में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मानसिक विकास के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि तर्क, चिंतन एवं मनन से क्या होता है? संबंधित होता है। छात्रों में मानसिक विकास एवं परिपक्वता को अनेक प्रकार की क्रियाओं से विकसित किया जाता है। जब बालक समाज एवं परिवार में कुसमायोजन की स्थिति में होता है तो उसको मानसिक विकास से हीन एवं संवेगात्मक अस्थिरता से युक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे समूह में रखा जाता है जिससे वह दूसरे के संवेगों को समझता है तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अतः इस प्रकार वह मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना उसे संवेगात्मक रूप में स्थिर करता है, यानी बौद्धिक रूप से, तथा सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करना विद्यालय एवं शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। इसलिए इसके लिए मानसिक विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है। अतः इस प्रकार मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानसिक क्रियाओं के विकास से संबंधित होता है, जो कि मानसिक विकास, तर्क, चिंतन, मनन, समायोजन, क्षमता का विकास, व्यक्तित्व विकास एवं बौद्धिक विकास से क्या होता है? संबंधित माना जाता है। इस प्रकार मानव का प्रमुख प्रयोजन एवं जीवन का उद्देश्य मानसिक विकास है। ये आपका था पांचवा पॉइंट, मानसिक विकास संबंधी उद्देश्य। नेक्स्ट आपका कहता है जीवन कौशल संबंधी उद्देश्य। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि सामान्य रूप से
मानव जीवन को उसी स्थिति में सफल एवं उपयोगी माना जाता है जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल से क्या होता है, युक्त होता है। वर्तमान समय में प्रत्येक अभिभावक भी यही चाहता है कि उसका बालक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जीवन कौशलों से संपन्न हो, जैसे विषम परिस्थिति में धैर्य को धारण करना, किसी भी परिस्थिति में उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना, समाज एवं विभिन्न प्रकार के समूहों में अपने को समायोजित करना, पर्यावरणीय मूल्य एवं व्यवस्थाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, नेतृत्व के गुणों के आधार पर सभी व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लेना तथा संघर्ष के क्षणों में बुद्धिमत्ता का परिचय देना। इस प्रकार अनेक कौशलों के विकास के माध्यम से मानव जीवन को क्या किया जाता है, सफल बनाया जा सकता है। इस कौशल के अभाव में मानव जीवन में सफलता का प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक मनुष्य का बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है, उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन कौशलों का विकास ही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इस कौशल के विकास का कार्य शिक्षकों द्वारा, विद्यालयों द्वारा तथा अभिभावकों द्वारा व्यापक रूप से किया जा सकता है। तो ये जो 6 पॉइंट थे माय डियर स्टूडेंट, जीवन के भौतिक जगत के उद्देश्य का विवरण के अंतर्गत था, जिसके अंतर्गत हमने आपको पहला बताया सामाजिक विकास संबंधी, दूसरा शारीरिक विकास संबंधी उद्देश्य, तीसरा सर्वांगीण विकास संबंधी उद्देश्य, चौथा अधिगम संबंधी उद्देश्य, पांचवा मानसिक विकास संबंधी उद्देश्य और अंततः हमने दिया जीवन कौशल संबंधी उद्देश्य। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।